जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दिस इज़ टोटल रिकॉल वीडियो ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। हम ऐसे और भी टोटल रिकॉल के वीडियोस आने वाले दिनों में सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के लेके आएंगे जो बचे हुए हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे डाले हुए हैं, जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन हो गया, इंडिया 115, 116 हो गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, 102। इन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू बाई FR फास्ट ट्रैक बैच, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इट इज़ अ 140 आवर्स बैच। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। तो इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट तब होता है व्हेन एवर द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट। ठीक है, तो वेन एवर रिकवरेबल अमाउंट इज लेस, तो एसेट का वैल्यूएशन वो अमाउंट के ऊपर होना चाहिए, इसलिए वाली का है कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो अब इसके कारण क्या आ जाएगा? एक डिफरेंस आ जाएगा। वो जो डिफरेंस है मतलब रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, तो अगर डिफरेंस आ जाएगा तो डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग PL के अंदर में वो डिफरेंस को चार्ज कर देंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। बेचने गए तो कितने में बिकेगा? सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। ठीक है, तो विच एवर इज हायर के बेसिस पर अगर मैं बोल रहा हूँ तो वैल्यू इन यूज क्या है? वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वॉट एवर कैश फ्लो दैट इज गोइंग टू बी जनरेटेड फ्रॉम द एसेट। इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रेट से निकालते हैं? प्री टैक्स के रेट से निकालते हैं, ये मैंने दिया है। जनरली हम लोग 5 साल के बेसिस पे इसको निकालते हैं। ओके, तो अगर वैल्यू इन यूज या सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर हमने ले लिया, और रिकवरेबल अमाउंट है, और ये रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, तो डिफरेंस को कहाँ डाल देंगे? PL में। हाउएवर अगर उस एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देंगे। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36। हम आगे बढ़ रहे हैं कि किसे अप्लाई नहीं होता? ये इन्वेंट्री को अप्लाई नहीं होता, ये फाइनेंशियल एसेट्स को अप्लाई नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं जिनको ये अप्लाई नहीं होता, पर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है, इसलिए मैंने ये लिखा है। इन शॉर्ट इट इज़ बेटर कि आप ऐसे याद रखें कि ये अप्लाई होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडिया 16 को, इंटेंजिबल एसेट्स इंडिया 38 को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडिया 40 को, गुडविल जो इंडिया 103 में निकला है, एंड इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी एसोसिएट्स एंड जेवी। ठीक है, ओके। अगर आप इम्पेयरमेंट कैरी आउट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके विल पे, आपकी इच्छा है और आपने इम्पेयरमेंट कर दिया, नहीं। देयर आर सर्टेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन वो एग्जिस्ट करते हैं तो ही आप इम्पेयर करते हैं, अदरवाइज आप इम्पेयर नहीं करते। ये पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। रेलेवेंट क्या है? गुडविल पे एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है हर साल कंपलसरी, कोई इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन नहीं देखना है। इनफाइनाइट लाइफ वाले जो इंटेंजिबल एसेट्स है, ऐसे एसेट जिनकी लाइफ डिफाइंड नहीं है, उनके ऊपर एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है, इनमें इम्पेयरमेंट हर साल करना पड़ता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है कैश जनरेटिंग यूनिट। गुडविल पे हम वापस आएंगे बाद में। कैश जनरेटिंग यूनिट यानी मिनिमम नंबर ऑफ एसेट जो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ एलिया लिमिटेड आप लोगों के बुक्स के अंदर में, अगर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन नहीं पता है तो हम लोगों ने बहुत सारे TY के वीडियोस जो है हमारे RTP MTP वीडियोस है उसमें डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसमें क्या था? एक मशीन थी A जो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकती थी, और एक मशीन थी B जो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकती, पर वो A के साथ कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। तो आप बोलोगे A इंडिपेंडेंट CGU है क्योंकि वो कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ एसेट्स जो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, माना A CGU है, पर B तो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो नहीं जनरेट कर सकता ना, इसीलिए B A के साथ CGU बनाता है, तो A और B मिलके CGU बनेंगे ऐसे केस के अंदर में। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एसेट जो कैश फ्लो जनरेट करते हैं उनको बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। कभी भी अगर आप CGU के अंदर में इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ एक एसेट नहीं है, बहुत सारे एसेट्स है, इनमें एक एसेट गुडविल भी होता है। और इनफैक्ट एक बात ध्यान रखिए कि अगर गुडविल है तो हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना ही है। गुडविल खुद से तो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता ना, इसलिए गुडविल जो होता है ना वो एसेट्स के साथ कैश फ्लो जनरेट करता है। तो जब भी मिनिमम नंबर ऑफ एसेट्स अलोंग विद गुडविल आप इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं और इम्पेयरमेंट निकलता है, तो इम्पेयरमेंट सबसे पहले गुडविल को एलोकेट होता है, सबसे पहले पूरा 100% गुडविल को एलोकेट होता है, फिर बाकी के एसेट्स में प्रो रेटा बढ़ता है। ठीक है, अब जो बाकी के एसेट्स हैं उनमें भी कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जैसे हेडक्वार्टर बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एसेट्स होते हैं जो एलोकेबल नहीं होते, कोई एक CGU को नहीं होते, पर ये सब CGUs के मिला के होते हैं। जैसे हेडक्वार्टर सभी लोगों को सर्विस दे रहा है, ठीक है। अगर ये एलोकेबल है तो पहले एलोकेट कर दो, फिर हर CGU के अंदर में उसके रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो। इम्पेयरमेंट अगर निकलता है, फर्स्ट एलोकेट टू CGU एज पर क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली एलोकेट कर दीजिए। एक रेलवे लाइन वाला क्वेश्चन है, हमने RTP MTP में सॉल्व कर रखा है। उसके बाद में इम्पेयरमेंट कैरी आउट कीजिए, कौन से बेसिस पे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जो भी इम्पेयरमेंट का लॉस आएगा वो सारे एसेट्स में प्रो रेटा बटेगा। सर प्रो रेटा कैसे कैलकुलेट होगा? उनके एसेट्स के कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे। ठीक है, अगर नॉन एलोकेबल है तो क्या करेंगे? सारे CGUs पे पहले इंडिपेंडेंट लेवल पे इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लेंगे। भाई जो CGU है उन पे पहले इम्पेयरमेंट टेस्ट कर दो। इम्पेयरमेंट करने के बाद सारे एसेट्स का, ये इम्पेयर्ड एसेट्स को ले लो, वो जो नॉन एलोकेबल एसेट है उसको भी ले लो।
ठीक है। ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आपको रिकवरेबल अमाउंट दिया रहेगा, रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द एसेट्स। ये जो भी डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस है इसको आप लोग क्या बोलोगे, इम्पेयरमेंट लॉस। ये इम्पेयरमेंट लॉस सारे एसेट्स में प्रो रेटा बटेगा अगेन, ठीक है। एक रेलवे लाइन वाला क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी में भी सॉल्व है और उसके अलावा टीवाई के क्वेश्चंस में भी सॉल्व है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी तक बता चुका हूँ जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर ये हमने इम्पेयरमेंट किया तो क्या ये इम्पेयरमेंट रिवर्स हो सकता है, मतलब हमने इम्पेयर कर दिया बाद में ये इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या हम ये रिवर्स कर सकते हैं? गुडविल के केस में तो रिवर्सल अलाउड ही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए भी रिकवरी नहीं करेंगे, इसलिए भी रिवर्स नहीं करेंगे कि जस्ट बिकॉज पैसेज ऑफ टाइम हो गया, और पैसेज ऑफ टाइम के कारण जो है ना, जो वैल्यू इन यूज है वो बढ़ गया कंपेयर टू कैरिंग अमाउंट। ऐसा एक क्वेश्चन है टीवाईके के अंदर में, जिसमें बताया गया है कि पहले बार हम लोगों ने एसेट के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट किया, 5 साल की लाइफ बची थी, 5 साल का वैल्यू इन यूज दिया था, तो वैल्यू इन यूज का प्रेजेंट वैल्यू और कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट था। 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद क्या हुआ, वैल्यू इन यूज बचे हुए 4 साल का सेम था, बचे हुए 4 साल का कैश फ्लो सेम था, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर टू कैरिंग अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ रहा था। तो आप रिवर्स कर देंगे क्या इम्पेयरमेंट लॉस? तो नहीं करेंगे। देखो जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको समझ गया होगा, जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा शायद आपको ना समझे। अगर नहीं समझ रहा है तो हमारे टीवाई के क्वेश्चंस में देख लीजिए, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर में, ठीक है। तो क्योंकि ये टोटल रिकॉल है, मेरा काम है रिवाइज करवाना, तो उस एंगल से हम लोग पूरा का पूरा फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं। तो हाँ भाई, ये अलाउड नहीं है अगर जस्ट बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को रिवर्स करना पड़ रहा है। तो ऑल अदर केसेस आप रिवर्स कर सकते हैं इम्पेयरमेंट को, पर कैसे करते हैं? जैसे एसेट इम्पेयर हो गया, 1 साल बीत गया, अब आपको टेस्ट करना है कि शायद ये एसेट अब इम्पेयरमेंट इसका रिवर्स हो गया होगा जो हमने लास्ट ईयर बुक किया था। तो लास्ट ईयर आपने जो इम्पेयरमेंट बुक किया था उसके बिना वो एसेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लास्ट ईयर आपने जो वैल्यू बुक किया था उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आप पहले डिटरमाइन कीजिए। कैरिंग अमाउंट वो तो आपको पता है ना, इम्पेयरमेंट के पहले क्या थी, उसको डिप्रिशिएट कीजिए। बिफोर इम्पेयरमेंट वैल्यू क्या थी, वो अगर डिप्रिशिएट होता तो आज वैल्यू क्या होती, यानी इम्पेयरमेंट चार्ज करने के पहले की कैरिंग अमाउंट अगर डिप्रिशिएट होती तो आज वैल्यू क्या होती, उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कीजिए, कैरिंग अमाउंट से। ये जितना इंक्रीज है ना, सिर्फ उतना ही इम्पेयरमेंट लॉस आप रिवर्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इम्पेयरमेंट लॉस आपको रिवर्स करना अलाउड नहीं है। ऑल अदर केसेस इम्पेयरमेंट लॉस शैल बी रिवर्स टू द एक्सटेंट, मैंने ब्रैकेट में बताया आप कैसे करेंगे, डिटरमाइन एसेट वैल्यू रिड्यूस्ड बाय डेप्रिसिएशन इग्नोरिंग इम्पेयरमेंट लॉस दैट हैज बीन बुक्ड अर्लियर। ऑलरेडी जो बुक किया हुआ है वो डिटरमाइन कीजिए एसेट का वैल्यू रिड्यूस्ड बाय ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन, अभी जो मैंने बताया, अगर आपने इम्पेयरमेंट नहीं किया होता तो क्या होती वैल्यू, उसके बेसिस पे। चलो, तो ये था रिवर्सल, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट रिलेटेड टू सब्सिडियरी के नेट एसेट्स वगैरह का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर 2 मेथड होते हैं, टोटल गुडविल मेथड, पार्शियल गुडविल मेथड, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आप सब्सिडियरी के नेट एसेट्स के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि सब्सिडियरी एक सीजीयू है तो उसमें गुडविल भी है ना। अब आप यहाँ पे अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो आपका ये इम्पेयरमेंट टेस्ट किस तरीके से होगा, आप पहले क्या करोगे, आप जो भी इम्पेयरमेंट करोगे पहले गुडविल को एलोकेट करोगे बाकी अदर एसेट्स को, बराबर है। अब जो गुडविल को लॉस एलोकेट हुआ, गुडविल क्रेडिट हुआ, डेबिट पीएल हो रहा है, पीएल डेबिट टू गुडविल, ऐसी किया ना इम्पेयरमेंट लॉस बुक, तो जो आपका पीएल को डेबिट हुआ वो लॉस सब्सिडियरी का लॉस है। अगर आपने एनसीआई का वैल्यूएशन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे किया था तो ये लॉस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और होल्डिंग कंपनी दोनों का एलोकेट होगा, जितना जितना उनका होल्डिंग है। अगर 80-20 है तो 80-20 के रेशो में अदर एसेट्स भी एनसीआई और होल्डिंग कंपनी में एलोकेट हो जाएंगे। पर अगर आपने एनसीआई का वैल्यूएशन प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड से किया था तो गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट निकालने का तरीका थोड़ा अलग होगा, मैं अभी बता दूंगा आपको। बाकी अदर एसेट्स के अंदर में जो लॉस निकल रहा है इम्पेयरमेंट का, वो होल्डिंग और एनसीआई दोनों में प्रोरेटा बटेगा। प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड से अगर एनसीआई का वैल्यूएशन हुआ होगा तो आपको क्या करना है, आपके बुक्स में जो गुडविल दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप एक नोशनल गुडविल निकालेंगे। पहले सपोज कीजिए बुक्स में गुडविल दिया हुआ है 100 और होल्डिंग कंपनी के पास 80% शेयर्स है और एनसीआई का वैल्यूएशन प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड पे हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे। तो आप क्या करोगे, ये 100 को डिवाइड बाय 80% कर दोगे, है ना। कैलकुलेट कैसे करना है, गुडविल अमाउंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी, 100 डिवाइडेड बाय 80%, मेरे को आ रहा है 125। इसको हम बोलेंगे नोशनल गुडविल, नोशनल गुडविल। इसके साथ सीजीयू के अदर एसेट्स यानी सब्सिडियरी के जो दूसरे नेट एसेट्स है वो ऐड कर दीजिए। अब रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कीजिए, रिकवरेबल अमाउंट अगर कम है तो लॉस आएगा, है ना। ये जो लॉस आएगा पहले गुडविल को एलोकेट हो रहा है और बाकी का अदर एसेट्स, ठीक है। अब जो गुडविल को एलोकेट हुआ उसके बारे में बात हो रही है, लॉस रिलेटेड टू गुडविल इज डिटरमाइंड। बाकी एसेट्स को जो लॉस एलोकेट हुआ वो लॉस होल्डिंग कंपनी एनसीआई दोनों में बटेगा, दोनों में बटेगा, ठीक है ना। कंसो पीएल डेबिट, एनसीआई डेबिट टू एसेट्स, एसेट से पूरा माइनस हुआ है, कंसो पीएल यानी होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स और एनसीआई में से कितना कितना माइनस हुआ है वो उनके रेशियो पे है। जैसे हम 80 बोल रहे हैं तो 80-20। जो गुडविल है, गुडविल, अब गुडविल की बात कर रहे हैं कि गुडविल हमारा इसके बेसिस पे आ रहा था 125,
मान लेते हैं कि इसमें से इम्पेयरमेंट लॉस है करीब करीब 80 का, जो गुडविल से रिलेटेड है सिर्फ 80 का इम्पेयरमेंट हुआ होगा, अदर एसेट्स इम्पेयर नहीं हुए होंगे, ऐसा मान रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितना है 80, आपने 80 पूरा क्या किया, गुडविल को एलोकेट कर दिया। इस 80 को पहले 80% और 20% में बांट दीजिए। 80% क्या है होल्डिंग कंपनी का शेयर और 20% क्या है एनसीआई का शेयर। सर ये कहाँ से आया था, मैंने बोला मान लेते हैं, अज्यूम कर लो कि 80 का इम्पेयरमेंट लॉस है, ठीक है। तो 80% हो रहा है 64 और 20% हो रहा है 16, ठीक है। अब ये बोलते हैं एलोकेट, बोला मैंने अभी आपको, तो ये एलोकेशन हो गया 64 और 16। अकाउंटिंग जो करेंगे ना इम्पेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग वो सिर्फ 64 की करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 16 है वो तो नोशनल है, आपका 100 और 25 125 का गुडविल आया तो 25 नोशनल गुडविल था। नोशनल गुडविल किसका था, एनसीआई का नोशनल गुडविल था। 25 किसका था, एनसीआई का नोशनल गुडविल था, जो बुक्स में अकाउंटेड नहीं है, वो सिर्फ नोशनल है। तो हमने जब इम्पेयरमेंट लॉस निकाला तो इम्पेयरमेंट लॉस भी तो कुछ नोशनल गुडविल में से होगा ना, तो वो शेयर कितना है, वो 20% 16 है। 20% 16, 125 का 25 20% है, समझ में आ रहा होगा, 125 का 25 20% है। तो यहाँ पे जब हम इम्पेयरमेंट लॉस को बुक कर रहे हैं तो 80% होल्डिंग कंपनी से जा रहा है, 20% 16 में से एलोकेट हो रहा है। अगर आपको अब भी नहीं समझा है, लगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत फास्ट हो गया, तो शायद आपने प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड नहीं पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने टीवाई के वीडियोस में सॉल्व करके रखा है। तो एक बार आप टीवाई के वीडियोस अगर हमारे देखेंगे इंडियाज 36 के, या फिर इंडियाज 36 4 पार्ट्स ऑफ वीडियोस है, मैं उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये वाला क्वेश्चन भी किस तरीके से सॉल्व होता है। तो हम अकाउंट किससे ले करते हैं, शेयर ऑफ एनसीआई शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर, इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ हमारे शेयर की अकाउंटिंग होगी। ओके, तो आई होप ये टोटल रिकॉल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा टू रिकॉल पूरा कि हाँ यार इंडियाज 36 में इतने इतने कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे डिस्कस किए गए हैं। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इंडियाज 36 अगर नहीं पढ़े हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्टली आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। उन स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे में अपनी आरटीपी वीडियोज़ की मैंने लिंक दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।